हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स का बार बार पूछने वाले यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और आपके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है। इसलिए आप लोग अब मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए और आप लोग को रेगुलर वीडियो अब मिलता रहेगा सब्जेक्टिव का। साथ में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी कराऊंगा, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस सब्जेक्टिव पर रखते हैं क्योंकि आप लोग का डिमांड सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव का है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ। देख लीजिए, बार बार पूछने वाला प्रश्न है। और जो प्रश्न मैं अभी दिखाऊंगा वो बार बार पूछा भी गया है। कब कब पूछा गया मैं आप लोग को बता दूंगा। और ये हमारा सेट 1 रहने वाला है। आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहता है, मैक्सिमम शेयर करते हैं, मैक्सिमम व्यू आता है, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को 4 या फिर 5 सेट करा दूंगा जिसमें कि आपके 5 मार्क्स वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार से 3 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स वाले भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बस बने रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और मैं बता दूं कि आप लोग इकोनॉमिक्स रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझ के आप लोग खुद से भी अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाऊंगा, तो जरूरी नहीं कि जो मैं समझाऊंगा उसी को आप लोग को रटा मारना। आप लोग को जितना समझ आया उस बेसिस पर आप लोग अपना आंसर भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नंबरिंग आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। और ये जो क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और भी अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा कि कब कब पूछा गया। ये 2022 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। राष्ट्रीय आय क्या है। फिर है कि राष्ट्रीय आय की गणना की किसी एक विधि को समझाए। सबसे पहले बताना है हमको राष्ट्रीय आय क्या है और इसकी गणना के हमारे पास 2-3 विधियां होती है, ठीक। तो उसमें से किसी एक विधि को, जो भी आपको मन करे उस विधि में से किसी एक विधि को समझा देना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और हिंदी में समझ लीजिएगा, बाकी आप लोग इंग्लिश से आंसर बना लीजिएगा। क्या है कि व्हाट इज नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है इसको डिफाइन कीजिए, इसको समझाइए, ठीक। डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने का वन मेथड को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या देगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय है क्या। तो देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार की कीमत पर मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बाजार की कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस ना, एट मार्केट प्राइस की ये बात कर रहा है। तो एक देश में ना, एक देश में वो भी एक वर्ष की बात कर रहा है। एक देश में हम लोग एक वर्ष में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं और जो भी सेवाएं हैं उनका जो भी बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य को क्या, बाजार मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने बता दिया कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसके बाद देखिए आगे क्या है यहाँ पर। आगे अब बात करते हैं आगे क्या दिया गया है। राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि उत्पाद विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की 2-3 विधि होती है, आई थिंक मैंने आप लोगों को बता रखा है और जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये जो विधि का वर्णन करने वाला है वो कौन सा विधि है, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि का मतलब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उत्पाद विधि के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। मतलब कि उत्पाद विधि का हम लोग उपयोग करके यहाँ पर क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, मतलब उसका यहाँ पर हम लोग वर्णन करेंगे। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है। मतलब उत्पाद विधि में जो भी हमारे पास उत्पादित वस्तु है या फिर सेवा है उसके शुद्ध मूल्य को ना, मतलब कि नेट प्राइस का बात कर रहा है, नेट प्राइस, ठीक है, यानी कि एनपी की बात कर रहा है। तो यह याद रखिएगा आप लोग। आगे है और उनका योग करके राष्ट्रीय आय के आकार का अनुमान लगाया जाता है। उसका योग करेंगे हम लोग और फिर राष्ट्रीय आय का आकार यानी कि कितना राष्ट्रीय आय होने वाला है उसका अनुमान लगाएंगे। उत्पादन गणना विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप करने में मुख्य रूप से इस बात की ओर ध्यान देना पड़ता है कि एक वर्ष में उत्पादित वस्तु की गणना बार बार अथवा दोहरी गणना न की जाए। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ये लाइन कि आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अगर उत्पादन विधि का उपयोग करेंगे ना तो उसमें दोहरी गणना मतलब ऐड करने की संभावना रहती है। तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, अच्छे प्रकार से लिखना होगा कि इसमें एक समस्या आता है कि इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतलब कि बार बार गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे है इसके लिए तो एक एक तरीका यह है कि उत्पादन में प्रयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल न करके केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही
को ही लिया जाए। कहने का मतलब है कि दोहरी गणना न हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मध्यवर्ती वस्तु का योग नहीं करेंगे, जैसे गेहूं वगैरह का योग नहीं करेंगे। अंतिम वस्तु जो भी बनेगा ना उसका हम लोग योग करेंगे, जैसे बिस्किट बन गया या फिर ब्रेड बन गया, उसका हम लोग योग करेंगे। आगे है, दूसरा तरीका यह है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन द्वारा एक वर्ष की अवधि में की गई वृद्धि का योग ले लिया जाए। और दूसरा दूसरा तरीका यह है दोहरी गणना से बचने का, कि क्या करेंगे, उत्पादन के जो भी प्रत्येक साधन है उसके द्वारा एक वर्ष की अवधि में की गई वृद्धि का योग ले लिया जाए। ठीक, दूसरा यह तरीका हो सकता है, कोई एक तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को विभिन्न भागों अथवा क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र और खनन उद्योग सम्मिलित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण उद्योग, गैस, जल और बिजली की आपूर्ति को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के विभिन्न सेवाओं जैसे व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, जितनी भी सेवा आती है ना, ये उसमें हम लोग योग कर देते हैं। मतलब कि हम लोग इस विधि में जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, 3 क्षेत्रक होते हैं, और तीनों क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया कि तीनों क्षेत्रकों का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, योग करते हैं। और तीनों क्षेत्र में कौन क्या क्या होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, उद्योग, ये सब आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में गैस, बिजली, या फिर बोल सकते हैं विनिर्माण। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में सेवा जितनी भी, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ पर फुल डिटेल में लिख दिया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, संचार आदि संचार आदि का समावेश होता है। मतलब कि तीनों क्षेत्र में ये होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न फर्मों अथवा उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लगा लिया जाता है। ठीक, और प्रत्येक क्षेत्र जो है ना, विभिन्न फर्मों अथवा उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लगा लेते हैं। तो उसका मौद्रिक मूल्य हम लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सभी क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि में हुए उत्पादन के शुद्ध मूल्य में वृद्धि का जोड़ लगाकर इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जमा कर दिया जाता है। साथ में विदेश से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। इससे किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय का पता चलता है। इसमें से मूल ह्रास की राशि निकाल देने पर विशुद्ध राष्ट्रीय आय की माप की जा सकती है। ये जो है ना यहाँ पर जो बोल रहा है, इसमें से ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मतलब एक्स्ट्रा बात बोल दिया है, ये एक्स्ट्रा बात है। इतना जो है ना, ये एक्स्ट्रा बात है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहीं तक आप लोग लिखेगा तो बेटर होगा कि इससे किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है या फिर राष्ट्रीय आय का पता चलता है। तो यहीं तक लिखिएगा, और आगे आप लोग चाहे तो लिख दीजिएगा। ठीक, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा, संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड इन द बार्टर सिस्टम, हाउ हैज मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है, और साथ में 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। 2 साल ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ से हमसे पूछ के आ रहा है कि सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ना, इसको बताना है कि इसकी कठिनाइयाँ क्या है, इसमें क्या क्या हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा था। और फिर मुद्रा, यानी कि जो पैसा आया, ये मुद्रा ने इस समस्या को कैसे हल कर दिया, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग को इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसका राइट आंसर कैसे है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव किया गया है। इसने तो डायरेक्ट लिख दिया। सबसे पहले आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली लिख दीजिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ऐसे आप लोग लिखिएगा विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली लिख करके इसको अंडरलाइन कर करके फिर डैश दे करके सबसे पहले लिख दीजिएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है ये समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली में ना, हमको कोई भी वस्तु खरीदना होता तो उसके बदले में वस्तु ही देते हैं। यहाँ पर मुद्रा नहीं चलता था। कोई भी वस्तु खरीदने के लिए अपना वस्तु आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। सिंपल सा आप लोग इस बात को लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे लिखेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत निम्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। फिर पहला पॉइंट दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर पहला कठिनाई क्या है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग के यहाँ पर क्या होता था, अभाव होता है। और इसको मैं अपने हिसाब से और अपना एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ, किताबी भाषा क्या सही समझना। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव का क्या मतलब होता है। अभाव तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले ये समझे कि आवश्यकता के दोहरा संयोग क्या होता है।
आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब ये होता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, जैसे मानिए, मान लीजिए आपके पास 10 क्विंटल क्या है, 10 क्विंटल या फिर 10 टन, 10 टन आपके पास चावल है, 10 टन आपके पास चावल है। चावल क्या है, 10 टन आपके पास चावल है, मतलब चावल आपके पास मैक्सिमम है, लेकिन गेहूं तो नहीं है आपके पास, गेहूं नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि इस चावल को बेच करके ना, कुछ चावल को बेच के आप लोग कुछ गेहूं खरीद ले। सिर्फ चावल ही कोई थोड़ी खाएगा, आप लोग रोटी भी खाएंगे, तो मतलब आपको गेहूं की जरूरत है। तो आप लोग को ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, जिसके पास गेहूं बहुत ज्यादा हो, जिसके पास क्या हो, गेहूं अधिकतर मात्रा में, यानी कि गेहूं ज्यादा संख्या में, और उसको उसको चावल की आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति मिले, इसके बाद तो आप लोग संयोग करेंगे। तो क्या होता है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। तो वही बोल रहा कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, आवश्यकता के दोहरा संयोग तो समझा दिया, और ऐसा हो नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको इस प्रकार से, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। और एक एग्जाम्पल दीजिएगा, ये वाला भी एग्जाम्पल दीजिएगा, या फिर कोई और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एक एग्जाम्पल अपने आप से खुद से दे दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आप लोग खुद से पेन कॉपी में लिख सकते हैं इसका आंसर। और अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इसका ही आंसर बता दूँ इसको पढ़ करके, तो चलिए इसको भी हम लोग पढ़ करके देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को देहाती भाषा में समझा भी दिया एकदम ईजी वे में, ठीक है, और सारा कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया। तो चलिए इसको भी एक बार पढ़ ही लेते हैं। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्ति के पास, वही बात बोल रहा है ना, दो व्यक्ति विनिमय करने वाले व्यक्ति के पास ऐसी दो वस्तु हो जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। जैसे यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो, तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी चाहिए। मुद्रा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा सामान्य मुद्रा के प्रयोग से दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये सबसे पहले मैंने जो बताया वो लग देना है। और मुद्रा को आप लोग यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा, मुद्रा को आप लोग डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा, कर भी सकते हैं यहीं पर आप लोग मुद्रा को भी बता सकते हैं, लेकिन अलग से बताइएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, विभाजन की कठिनाई। इसको भी समझिएगा, इसको भी मैं अपने एग्जाम्पल से अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा। विभाजन की कठिनाई का क्या मतलब है, अब एक और एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास ना घोड़ा है, पुराने ज़माने में घोड़ा बहुत ज़्यादा होता था। तो मान लीजिए किसी के पास घोड़ा है और उसके बदले में उसको कुछ और चीज़ चाहिए। मान लीजिए उसको चावल ही चाहिए घोड़े के बदला में, ठीक, सॉरी, चावल ना, चावल। मान लीजिए किसी के पास घोड़ा है, उसको बदले में उसको चावल चाहिए। अब चावल देने वाला मान लीजिए 1 किलो चावल दे रहा है, 1 किलो चावल दे रहा है, उसके पास इतना ही एक्स्ट्रा है, 1 किलो इस घोड़े वाला के चावल दे रहा है। तो अब बताइए कि कितना घोड़ा देगा, एक घोड़ा दे देगा क्या, तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, इसका तो फिर घाटा हो जाएगा। एक घोड़ा के लिए सिर्फ 1 केजी चावल। अब ऐसा तो है ना कि ये सिर्फ पूछ काट के दे देगा घोड़ा के, ले भाई तू पूछ ले ले और 1 किलो चावल दे दे, तो ये कोई बात हुआ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यही यहाँ पर समस्या आती थी, विभाजन की समस्या रहती थी, विभाजन की कठिनाई रहती थी कि एक्चुअली किसके बदले में कितना क्या देना है ना, ये बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, बस यही बात हो गया। यहाँ पर हम लोग किताबी भाषा को न पढ़े तो ही अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है कि मूल्य के एक समान मापन का अभाव। और मूल्य के एक समान मापन का अभाव, वही जो अभी मैंने समझाया, सेम बात ही बोल रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर मूल्य के संचय का अभाव, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसको समझिएगा ये कैसा था। क्या होता था ना, मान लीजिए आपके पास ही 10 टन अभी चावल हो गया, 10 टन चावल हो गया। अब आप लोग इसका स्टोर कैसे कीजिएगा, इसको मान लीजिए आप लोग को संचय करना है, यानी कि स्टोर करना है, तो कैसे संचय कीजिएगा। इसके लिए आप लोग को बहुत बड़ा गोडाउन चाहेगा, तब तो आप लोग 10 टन चावल रखेंगे, बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए, ठीक। और साथ ही साथ उसमें कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकता है, आपका चावल खराब हो सकता है। बारिश के दिन आ गया तो मान लीजिए भीग गया आपका चावल, तो ऐसे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती थी क्या करने में, संचय करने में, यानी कि उसको रखने में। तो ये प्रॉब्लम होती थी ना। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा, एक एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, अच्छी बात है, एग्जाम्पल नहीं देंगे तब भी चल चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई का क्या मतलब हुआ, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई समझिए। ये एक प्रकार से ये भी रिपीटेड है, तो इसको ना लिखे तो ही ठीक है। फिर है भावी भुगतानों की परिमाणी, ये अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे।
समझिए, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा किसी दुकानदार से चिन्ह परिचय है, अगल-बगल आपके आस-पास कोई दुकान है या फिर कोई दुकानदार हमें जानता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सामान वो खरीदते हैं या फिर कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई अब बाद में पैसा लेना, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर आप हिसाब करके एक एक को पन्ने में रख लो, एक पेज में रख लो, 10-20 हज़ार हो जाएगा, 40-50 हज़ार हो जाएगा, तो एक साथ मैं पे कर दूँगा। मतलब कि भविष्य में मैं भुगतान कर दूँगा, भावी भुगतान मैं कर दूँगा, या फिर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं घर जाऊँगा और आपको ला कर के दे दूँगा। मतलब कि बाद में वहाँ पर पैसे का भुगतान हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी के समय में, अभी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि ऑब्वियसली अभी हमारे पास पैसे हैं तो मैं हम लोग बाद में ला कर के देते थे। लेकिन पुराने समय में ना, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था उस वक़्त की बात है, उस वक़्त ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जैसे अभी चावल ही मान लीजिए, चावल का ही मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे कोई चावल खरीद लिया 1 बोरी, अब आप लोग उसको उधार उस समय दे ही नहीं सकते थे, कैसे? आपको चावल के बदले में पता नहीं कि वो क्या देगा, कितना देगा, कैसे देगा, कुछ पता ही नहीं, तो फिर आप लोग भावी भुगतान कैसे करेंगे? किस बेस पर करेंगे? मतलब कोई बेस ही नहीं है इसका। हो सकता है आपको चावल की ज़रूरत ना हो तो क्यों आप लोग भावी भुगतान करेंगे? क्यों आप लोग किसी को उधार देंगे? तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। अभी तक मैंने सिर्फ़ आप लोगों को कठिनाइयाँ बताई है, ठीक है? और एक बात यहाँ पर हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में, समझिएगा उस बात को भी। फिर बोल रहा है कि मुद्रा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? तो अब यहाँ पर आप लोग अलग से पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा, नीचे अलग से पॉइंट बना कर के लिखिएगा। यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कि मुद्रा ने निम्नलिखित समस्याओं को इस प्रकार से मुद्रा ने मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार से खत्म किया या फिर इस समस्या को हल किया। फिर पॉइंट डाल करके लिखिएगा कि मुद्रा आने से हम लोग भावी भुगतान कर सकते हैं, मुद्रा आने से हम लोग किसी भी वस्तु का संचय इजीली कर सकते हैं। मतलब जो जो यहाँ पर कठिनाई है ना, वो ईजी हो जाएगा, मुद्रा का आने से सारा कुछ हो जाएगा। तो बस उसी को लिख दीजिएगा, सिंपल हो गया, ठीक। अदरवाइज आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। जो मैंने समझाया ना वही समझिएगा, वही समझ करके लिखेगा। अगर आप समझ गए ना तो ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए और पेन कॉपी उठाइए और खुद से लिख करके देखिए कि आप लोग को लिखना आ रहा है कि नहीं, जो मैंने अभी समझाया। ऑब्वियसली बात है, आप लोग को लिखना आ जाएगा, 100% की गारंटी है, आप लोग समझ गए होंगे तो। अदरवाइज वीडियो को स्किप करते जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी देखना, तो वैसे कुछ नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स है भाई, ठीक ना, इकोनॉमिक्स साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये साइंस का है, ठीक ना। ऐसे ही नहीं होगा, समझना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है ना, मैथ, वैसे भी इकोनॉमिक्स भी वैसे नहीं था, रट्टा मार मार के परेशान हो जाएगा, याद नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे यहाँ पर, दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर दीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डिफाइन क्या बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है, मतलब कि दोनों के बीच अंतर बताना है, ठीक है ना, डिफरेंस बताना है दोनों के बीच। हाँ, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक बोलते हैं केंद्रीय बैंक को, कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं व्यावसायिक बैंक को। केंद्रीय बैंक क्या होता है, व्यावसायिक बैंक क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। आप तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको फिर से भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या होता है, आप लोग ये लिख दीजिएगा हेडिंग दे करके, और फिर व्यावसायिक बैंक क्या होता है ये लिख दीजिएगा। और फिर आप लोग ऐसे ना लाइन ड्रॉ करके इन दोनों में अंतर लिखेगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करके। चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है, जैसे देखिए केंद्रीय बैंक, फिर इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन कर दीजिएगा, फिर ब्लू पेन का यूज कीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पर आंसर लिखिएगा। देखिए केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं, केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो एक देश में साख नियंत्रण तथा करेंसी के नोट निर्गमन के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब साख का नियंत्रण, जो भी लोन वगैरह हो तो वो नियंत्रित करता है, और नोट जारी करने का भी काम हमारा केंद्रीय बैंक ही करता है। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। मतलब कि पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को केंद्रीय बैंक क्या करता है, नियंत्रित करता है, और ये बैंकों का बैंक होता है। मतलब जो कॉमर्शियल बैंक है ना, व्यावसायिक बैंक है ना, उनका ये बैंक होता है केंद्रीय बैंक। अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ गया तो वो केंद्रीय बैंक के पास आएंगे, ठीक। तो ये हो गया केंद्रीय बैंक, लिख दिए। इसके बाद रख लीजिए, इसके बाद व्यावसायिक बैंक के बारे में लिख दीजिएगा कि व्यावसायिक बैंक क्या होता है। तो व्यावसायिक बैंक ऐसा बैंक होता है जो मुद्रा तथा साख से संबंधित लेन देन का कार्य करता है, और वो भी डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति का, यानी कि
बोल सकते हैं समाज, जो भी समाज में व्यक्ति रह रहे हैं उनका, ये हमसे डायरेक्ट हमारा साख मतलब कि जमा स्वीकार करता है हमको, फिर हम लोग बाद में पैसे वहाँ पे निकाल ही सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा की प्राप्ति तथा ग्राहकों की मांग पर राशि का भुगतान करने वाली संस्थाएं वाणिज्य बैंक कहलाती है। जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सारे बैंक आप लोग अगल बगल देख रहे होंगे। ये सभी व्यापारिक बैंक हैं, यानी कि कॉमर्शियल बैंक है। ठीक, दोनों का डिफिनेशन लिख दिए। अब आप लोग लिखिएगा कि दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं, और फिर से ऐसे बनाइएगा कॉलम। ठीक, ऐसे होगा जाएगा आप लोग को बहुत अच्छा। यहाँ पर जो है ना ऐसे भी अंतर लिख सकते हैं, ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर फुल मार्क्स मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए आप लोग ऐसे लिखिएगा। अब यहाँ पर अंदर क्या लिखेगा कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, व्यापारिक बैंक सामाजिक लेन देन के लिए होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संभालता है, व्यापारिक बैंक सिर्फ लेन देन के लिए होता है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन करता है, व्यापारिक बैंक नोट नहीं बनाता है। और भी जितने भी अंतर बन पाएंगे आपसे लिख दीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि कितने सारे स्टूडेंट लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला का, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणक क्या है, गुणक तथा एमपीसी में संबंध की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश में है कि व्हाट इज मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर एंड एमपीसी में क्या करना है, रिलेशन हमको डिनोट करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले गुणक लिखा है, अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग। ठीक, गुणक केवल एक कारक है जो किसी अन्य चीज के आधार मूल्य को बढ़ाता या घटाता है। सिर्फ एक क्या है, ये सिर्फ एक कारक है, कारक। उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण के लिए 2x का गुणक आधार के आंकड़ों को 2 गुना कर देगा। दूसरा 0.5x का गुणक तथा एमपीसी में संबंध आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग कहते हैं। समीकरण इस प्रकार से होगा, एमपीसी माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा भी होगा इसका फॉर्मूला, जहां पर एस क्या है, अतिरिक्त परिवर्तन है। और आगे यहाँ पर देखिएगा, यह प्रायः एक से कम, मतलब कि एक से तो कम होगा, एक से क्या होगा, एक से कम होगा, तथा शून्य से अधिक, मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है, 0 और 1 के बीच में हमेशा ये होता है, 0 और 1 के बीच। ठीक, 1 से कम होगा और 0 से हमेशा अधिक होगा। वास्तव में एमपीसी तथा गुणक का सीधा संबंध होता है। तो बस यही था, छोटा सा था क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का था इसीलिए। तो यहाँ पर आपके जितने भी मतलब सेट 1 में था, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-2 3-3 साल ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और ये रिपीट होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, कुछ भी कमेंट करेंगे, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना, सारे कमेंट करेंगे। सारे का कमेंट मैं पढ़ने वाला हूँ, और सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि इसी प्रकार से सेट आता रहे। ठीक है, अदरवाइज फिर आप लोगों को इरेगुलर मिलेगा वीडियो। आप लोग कमेंट करते हो तो रेगुलर मिलेगा, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।